हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश। पहले 2022 में रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर एंड अब 2023 में इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर स्टार्ट हो चुका है। This is a deadly war and it looks like it is escalating. The number of people killed by rocket attacks in Gaza has risen now to 900. Israeli military is preparing for the next stages of the war with Hamas militant group. The United Nations is warned of a humanitarian catastrophe. In this moment, it must be crystal clear. We stand with Israel. Israel is at war. He didn't want this war. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. आज की इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर के बारे में एंड बात करेंगे इस वॉर का इंडिया पे क्या असर होने वाला है। वैसे तो इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में वॉर काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है, बट बात है 7 अक्टूबर की, जब हमस, जो कि है एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप, उसने गाजा स्ट्रिप से इजराइल पे अटैक लॉन्च कर दिया। इस अटैक की वजह से 700 से भी ज़्यादा इजरायली लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी एंड इजराइल ने हमास के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। इस वॉर के चलते हुए 400 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर क्यों चल रही है, बट ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसके पीछे काफ़ी लंबी एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा इन दोनों कंट्री की हिस्ट्री के बारे में एंड इस वॉर के बारे में। पार्ट 1, द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। बात है लेट 19th सेंचुरी की। उस टाइम पे इजराइल कंट्री इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करा करती थी। उस टाइम पे सिर्फ एक ही कंट्री थी, पैलेस्टीन, एंड पैलेस्टीन की जो मेजर पॉपुलेशन थी वो थी मुस्लिम्स एंड जूइश। मुस्लिम्स जो थे इस पॉपुलेशन का काफ़ी मेजर पार्ट थे एंड जो जूइश थे वो इस पॉपुलेशन का काफ़ी माइनर पार्ट। 19th सेंचुरी में जो पैलेस्टीन था वो उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर के अंडर में था एंड उसी टाइम पे जो जूइश पीपल थे उन्होंने एक मूवमेंट को स्टार्ट करा जिसको उसने नाम दिया ज़ायनिस्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर ये था कि जो जूइश पीपल थे उनको एक खुद का होमलैंड चाहिए था पैलेस्टीन के अंदर, क्योंकि उनका ये मानना था ये एक उनका बर्थ प्लेस है उनके धर्म जुडाइज्म का। जूइश पीपल को अपना होमलैंड इसीलिए भी चाहिए था क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो ओटोमन एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया था एंड पैलेस्टीन पे ब्रिटिश ने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना रूल को स्टैब्लिश करा था पैलेस्टीन पे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैलफोर डिक्लेरेशन को इशू करा था। इस डिक्लेरेशन का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी जूइश कम्युनिटी के साथ में थी ताकि वो पैलेस्टीन में अपना होमलैंड को हासिल कर पाए। फिर बात है 1947 की, जब यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीन के पार्टीशंस को लेकर वोट किए गए थे। इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग ये था कि जो पैलेस्टीन है उसको 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। एक स्टेट होगा मुस्लिम्स का एंड एक स्टेट होगा जूइश कम्युनिटी का। जो जूइश थे वो इस पार्टीशन के फेवर में थे, बट जो मुस्लिम्स थे उन्होंने साफ साफ इस पार्टीशन को रिजेक्ट कर दिया था। फिर बात है 14 मई 1948 की, जब पैलेस्टीन से ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था एंड इजराइल एज ए स्टेट डिक्लेयर हो गया था। ये तो आपने जान लिया कि इजराइल एज ए स्टेट कैसे फॉर्म हुआ था। चलिए अब अपन जानते हैं इन दोनों कंट्री के बीच में जो रूट कॉज है, जो रूट प्रॉब्लम है, उसके बारे में। इस वॉर के मोस्टली 2 ही मेन फैक्टर हैं, एक है लैंड एंड एक है रिलीजियस डिफरेंसेस। चलिए पहले अपन बात करते हैं लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो जूइश पीपल थे उनके अकॉर्डिंग ये लैंड उनके धर्म जुडाइज्म का बर्थ प्लेस था एंड मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग ये जो लैंड था ये इस्लाम की 3rd होलिस्टिक सिटी थी। एंड आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये लैंड डिस्प्यूट्स एक रिलीजियस डिस्प्यूट भी है इन दोनों कम्युनिटी के बीच, क्योंकि ये लैंड काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन दोनों कम्युनिटी के रिलीजन में। चलिए अब अपन जानते हैं इन दोनों कंट्री के बीच में जो पास में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं उनके बारे में, क्योंकि रूट कॉज तो आप जान ही चुके हैं। पहला है अरब इजरायली वॉर 1948। ये वॉर स्टार्ट हुई थी 15 मई 1948 को, जब इसराइल ने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करा था। वैसे इसराइल खुद डिक्लेयर हुआ था 14 मई को एंड 15 मई को ये वॉर स्टार्ट हो गई थी। इस वॉर का जो मेन फैक्टर था वो था ज़ायनिस्ट मूवमेंट, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसके अकॉर्डिंग जो जूश कम्युनिटी थी उनको एक खुद का अलग स्टेट चाहिए था पैलेस्टीन के अंदर।
बट जो अरब पॉपुलेशन थी वो नहीं चाहती थी कि पैलेस्टीन का पार्टीशन हो एंड जूश लोगों को खुद का एक अलग स्टेट मिले। एंड ये वॉर खत्म हुई थी 20 जनवरी 1949 और इसराइल ने ये वॉर जीत लिया था एंड कैप्चर कर लिया था 78% ऑफ पैलेस्टीन, और जो बचा हुआ 22% था उसको डिवाइड कर दिया गया था वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में। वेस्ट बैंक को कैप्चर करा था जॉर्डन ने एंड गाजा स्ट्रिप को कैप्चर करा था इजिप्ट ने। ये वही गाजा स्ट्रिप है जिससे अभी 7 अक्टूबर को हमस, जो कि है एक मिलिटेंट ग्रुप पैलेस्टीन का, उसने इसराइल पे अटैक लॉन्च किया था। हमस मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर आगे डिटेल में जाने से पहले चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि इन दोनों कंट्री के बीच में हो चुकी है। सेकंड जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन दोनों कंट्री के बीच में, उसको नाम दिया गया था 6 डे वॉर ऑफ 1967। ये वॉर स्टार्ट हुई थी 5 जून 1967। इस वॉर में इसराइल वर्सेस अरब कंट्रीज थे, मोस्टली जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट। इस वॉर में जो इसराइल था उसने एक एयर स्ट्राइक अटैक लॉन्च किया था अगेंस्ट इजिप्शियन एयरफोर्स एंड उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ग्राउंड अटैक के लिए भी काफ़ी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी एंड सीरिया, इजिप्ट एंड जॉर्डन की आर्मी को डिफीट कर दिया था। और इसी के साथ 10 जून 1967 को इसराइल ने वॉर जीत लिया था एंड अपना कंट्रोल बना लिया था ऑन वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड गोलन हाइट्स। इस वॉर का जो मेन रीज़न था वो था कि इसराइल वरिड था कि जो अरब कंट्रीज़ है इसराइल पे अटैक करने वाली हैं, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ थी काफ़ी हैवीली अपने ट्रूप्स को बढ़ा रही थी अपने बॉर्डर्स पे इसराइल के साथ। इस वॉर के चलते हुए इसराइल ने जो अपना ऑक्यूपेशन बढ़ाया था वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप पे, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस आज भी चलता हुआ आ रहा है, जिसको 50 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में मेनली 3 ही सबसे बड़े वॉर्स हुए हैं, जिनमें से मैं 2 के बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिए अब अपन बात करते हैं थर्ड वॉर के बारे में, जो कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में हो चुकी है। इस वॉर का नाम है द वॉर ऑफ गाजा 2014। द गाजा वॉर ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि लॉन्च किया गया था इसराइल के द्वारा अगेंस्ट हमस कंट्रोल्ड गाजा स्ट्रिप पे। यह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ऑन 8 जुलाई 2014 पे। इस वॉर के बारे में आगे बात करने से पहले चलिए अपन समझते हैं कि ये हमस है क्या। हमस एक पैलेस्टीनियन बेस्ड इस्लामिस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको स्टार्ट करा था 1987 में एंड ये गाजा स्ट्रिप पे रूल कर रहा है सिंस 2007। हमस काफ़ी तेज़ी से बन गया था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैलेस्टीनियन बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप। और यूएसए, कनाडा, जापान, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इन सभी के अकॉर्डिंग हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस मिलिटेंट ग्रुप का जो मेन टारगेट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाना इसराइल में एंड वापस से पैलेस्टीन को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना। इस मिलिटेंट ग्रुप हमस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर में। एंड अभी 7 अक्टूबर को जो अटैक हुए थे इसराइल में, वो भी इसी ग्रुप के द्वारा किए गए थे। चलिए ये तो बात हुई हमस के बारे में। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, अपन बात कर रहे थे गाजा वॉर के बारे में। इस वॉर के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो हमस मिलिटेंट ग्रुप है इसने इसराइल के 3 टीनेजर्स को कैप्चर कर लिया था एंड उनको मार दिया था। सेकेंड फैक्टर ये है कि जो हमस मिलिटेंट ग्रुप है इसने पास्ट में काफ़ी सारे रॉकेट अटैक लॉन्च किए थे इसराइल के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से इसराइल में काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन एंड काफ़ी लोगों की किलिंग हुई थी। एंड थर्ड रीज़न ये है कि जो इसराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था अगेंस्ट इजिप्शियन एयरफोर्स गाजा स्ट्रिप में, जिसकी वजह से इजिप्शियन एयरफोर्स एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इस वॉर के पीछे। इजरायली गवर्नमेंट का ये जो मिशन था ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, इसका मेन मोटिवेशन यही था कि गाजा स्ट्रिप से जो इसराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं उनको एकदम रोक दिया जाए एंड हमस मिलिटेंट ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पैलेस्टीन की जो गवर्नमेंट थी उनके अकॉर्डिंग इस वॉर को स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि जो इजरायली ब्लॉकेज है गाजा स्ट्रिप पे उसको रिमूव कर देना एंड बचा लेना पैलेस्टीन के लोगों को फ्रॉम इजरायलीज एग्रेशन। ये जो गाजा वॉर थी ये ख़त्म हुई थी 26 अगस्त 2014 में आफ्टर फाइटिंग फॉर 50 लॉन्ग डेज। इस वॉर में काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो नंबर्स कुछ अराउंड 2200 पैलेस्टीनियन लोग थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें से 551 बच्चे थे, 74 इजरायलीज थे एंड 6 सिविलियंस थे। इस वॉर की वजह से हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था एंड काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था गाजा स्ट्रिप के अंदर। अभी तक इस वीडियो में अपन ने बात करी है द हिस्ट्री ऑफ इसराइल, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसके बारे में। चलिए अब अपन बात करते हैं कि अगर ये वॉर आगे एक्सटेंड हुई तो कौन सी कंट्री किस कंट्री को सपोर्ट करने वाली है ड्यूरिंग दिस वॉर।
अगर अपन बात करें कि कौन सी कंट्री हेल्प करने वाली है इसराइल को ड्यूरिंग दिस वॉर, तो फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूएसए एंड इसराइल काफ़ी क्लोज अलाई है एंड एक्सपेक्टेड है कि यूएसए इसराइल को मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। सेकंड नंबर पे जो कंट्रीज़ है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। इन सभी कंट्रीज़ के काफ़ी क्लोज टाइज है इसराइल के साथ। एंड जो कंट्रीज़ है जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनसे भी एक्सपेक्टेड है कि इसराइल को सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग दिस वॉर। अगर अपन बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ हेल्प करने वाली है पैलेस्टीन को ड्यूरिंग दिस वॉर, तो वो है अरब लीग। एंड उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो पैलेस्टीन को फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगी। एंड बाकी कंट्रीज़ जैसे ईरान, टर्की, कतर, इनसे भी एक्सपेक्टेड है कि ये हेल्प करेंगे पैलेस्टीन को ड्यूरिंग दिस वॉर। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया का क्या स्टेक होगा इस वॉर में, फिर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस वॉर से। वैसे तो इंडिया ने शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे खासे रिलेशंस मेंटेन करके रखे हुए हैं पैलेस्टीन और इसराइल के साथ, एंड हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी प्रमोट किया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो। बट इंडिया खुद कंसर्न है कि जो इंस्टेबिलिटी होने वाली है इस वॉर की वजह से, एंड जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है एनर्जी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी पे इस वॉर की वजह से। पहला जो रीज़न है जिसको लेके इंडिया कंसर्न है वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी। इसराइल और पैलेस्टीन का ये जो वॉर है ये काफ़ी बड़ा सोर्स है पूरे मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैलाने का, क्योंकि जब ये वॉर आगे वाइडर लेवल पे एक्सपैंड होगी तब बाकी कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये भी इस वॉर में इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया की इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस वॉर की वजह से, वो है एनर्जी क्राइसिस। मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी मेजर सोर्स है इंडिया के लिए ऑयल एंड गैस सप्लाई का, एंड हो सकता है इस वॉर के चलते हुए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस के प्राइसेस आसमान छू ले, एंड ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, जिसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया की इकोनॉमी पे एंड इंडिया के लोगों पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक टाइज। इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन दोनों कंट्रीज़ के साथ में। अगर अपन बात करें इसराइल के बारे में, तो इसराइल काफ़ी मेजर सोर्स है इंडिया के लिए टेक्नोलॉजीज़ एंड इन्वेस्टमेंट का। और दूसरी तरफ अगर अपन बात करें पैलेस्टीन के बारे में, तो पैलेस्टीन एक ग्लोबल ग्रोइंग मार्केट बनता जा रहा है इंडिया के लिए फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इस वॉर की वजह से इंडिया के जो इकोनॉमिक टाइज हैं इन दोनों कंट्रीज़ के साथ में वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पैक्ट करने वाला है इंडिया को इस वॉर की वजह से, वो है रिलेशनशिप्स विद अरब कंट्रीज़। इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं अरब कंट्रीज़ के साथ में, एंड हो सकता है इस वॉर के चलते हुए उन पे इम्पैक्ट पड़े, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के डिप्लोमेसी एंड ट्रेड पे। इन शॉर्ट, इंडिया को बैलेंस होकर अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट इस वॉर पे ज़्यादा ना पड़े। चलिए अब अपन बात करते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस वॉर की वजह से सिविलियंस पर। जैसा कि अपन समझ ही सकते हैं कि एक वॉर सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच में नहीं होता है, इस वॉर का काफ़ी गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है उनके सिविलियंस पे। एंड अगर अपन बात करें पैलेस्टीन और इसराइल वॉर के बारे में, तो 11,000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीन के लोगों को एंड 1800 से भी ज़्यादा इसराइल के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है सिंस 2000 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो फर्स्ट पॉइंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो था लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज। सेकेंड पॉइंट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। इस वॉर के चलते हुए अभी तक 5 मिलियन से भी ज़्यादा जो पैलेस्टीन के लोग थे वो रेफ्यूजी बन चुके हैं, एंड 2 मिलियन से भी ज़्यादा जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप के अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ सिविलियंस। इस वर्ल्ड में जब भी किसी कंट्रीज़ के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट होती है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है सिविलियंस के ऊपर। एंड उस टाइम पे जो सिविलियंस है उनको काफ़ी ज़्यादा डील करना पड़ता है फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ट्रॉमा, जिसकी वजह से काफ़ी सिविलियंस के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को भी पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड फाइनली चलिए अपन बात करते हैं क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। वैसे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो वॉर चल रही है उसको सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी हिस्टोरिकल एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। बट स्टिल चलिए अपन बात करते हैं कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। नंबर 1 इज़ 2 स्टेट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक नए एंड इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को क्रिएट कर दिया जाए अलॉन्ग विद इसराइल। एंड इस सॉल्यूशन को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी सपोर्ट किया है फ्रॉम मैनी ईयर्स। जो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो है 1 स्टेट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इसराइल एंड पैलेस्टीन को वापस से एक ही स्टेट में कन्वर्ट कर देना, जहाँ पे हर सिटीजन के पास सारे राइट्स होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
चाहे वो जूस हो या फिर मुस्लिम हो। इस सॉल्यूशन को काफ़ी सारे इजराइल के लोगों ने एंड काफ़ी सारे पैलेस्टीन के लोगों ने भी सपोर्ट किया है। बट ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कौन इंश्योर करने वाला है कि इन दोनों ग्रुप्स के पास इक्वल राइट्स हो एक ही सिंगल स्टेट के अंदर। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, ये जो वॉर चल रही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं इन दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उनके ऊपर, इन दोनों कंट्रीज़ के जो सिविलियंस है उनके ऊपर भी, एंड जो बाकी अदर कंट्रीज़ है इस वर्ल्ड में उन पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड में जब भी कहीं वॉर होती है सिर्फ वो दोनों कंट्रीज़ ही सफ़र नहीं करती है, जो पूरी बाकी कंट्रीज़ होती हैं वो भी सफ़र करती है एक वॉर के चलते हुए। क्योंकि एक वॉर से जो पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। बट ये जो वॉर चल रही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। वो है वन स्टेट सॉल्यूशन या फिर टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। एंड जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस प्रमोट करने के लिए, एंड काम कर सकती है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट को भी बिल्ड करने के लिए। क्योंकि पीस और ट्रस्ट ही है लास्ट ऑप्शन ये जो वॉर चल रही है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर थोड़ा भी जानने को मिला है इस वॉर के बारे में, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।